उसे नहीं पता था कि सुहानी ऐसा करेगी। उन व्यंजनों में वास्तव में समस्या जहर थी। हुआंग यी केवल इसलिए ठीक थी क्योंकि उसने पहले ही एंटीडोट विषनाशक ले लिया था। अच्छा नहीं है। सही कहा, ब्राइट मून हॉल बहुत दूर है और जब तक व्यंजन पहुंचाए जाएंगे वे ठंडे हो जाएंगे। सुहानी ने किंग फैंग की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उस मामले में इन व्यंजनों को पहाड़ की चोटी पर भेज दो, मुझे लगता है कि पहले एल्डर को ये पसंद आएगा। जब हुआंग यी ने यह सुना तो उसका शरीर कांपने लगा, वह लगभग गिरने के कगार पर थी। व्यंजन में मिलाया गया जहर रंगहीन और स्वादहीन था। यह एक धीमा असर करने वाला जहर था। अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो ये लोगों की जादुई शक्ति को खत्म कर सकता है। ये दवा जहर मूल रूप से पहले एल्डर द्वारा ही तैयार की गई थी। हुआंग यी लगभग रोने वाली थी। बिल्कुल नहीं, हुआंग यी ने सुहानी के प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। हालांकि इस समय सुहानी ने शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। लेकिन यह मिस मैं कहती है कि यह ठीक है। ये कहते हुए सुहानी ने फुर्ती से अपना हाथ उठाया और किंग फैंग को विदा कर दिया। किंग फैंग ने हुआंग यी को सहानुभूतिपूर्वक देखा। आम दिनों में हुआंग यी तीसरे एल्डर के साथ रहती थी। वह एक मोर की तरह घमंडी थी, उसकी नज़रें हमेशा आसमान पर रहती थीं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उसे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। किंग फैंग मुस्कुराया, मुड़ा और बाहर चला गया। मत जाओ, हुआंग यी ने तेजी से उसका पीछा किया, लेकिन जब वह सुहानी के पास से गुजरी तो सुहानी ने अपना पैर वैसे ही आगे बढ़ा दिया जैसे लैनी ने सुबह किया था। धड़ाम, हुआंग यी हताशा के एक पल में बिना किसी तैयारी के थी और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। तुम, हुआंग यी ने अपना सिर घुमाया और गुस्से से सुहानी पर चिल्लाए। सुहानी ने अपने हाथ फैलाए, क्या फिर से अपने चेहरे से मेरे हाथ पर मारना चाहती हो? उसने हुआंग यी को मुस्कुराते हुए देखा। इस समय लैन यी कोने में सिकुड़ गई और कांपने लगी। वह हुआंग यी की परवाह नहीं कर सकती थी। अगर वे व्यंजन पहाड़ की चोटी पर भेज दिए गए तो पहले एल्डर की क्या प्रतिक्रिया होगी? सुहानी ने लैन यी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए हुआंग यी से कहा, देखो, ये वह प्रतिक्रिया है जो तुम्हारी होनी चाहिए। अपनी कनिष्ठ बहन से सीखो। तुमने ये जानबूझकर किया। हुआंग यी ने गुस्से से सुहानी को घूरा, उसकी आंखों में एक भयावह ठंडक थी। सुहानी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कोई जवाब नहीं दिया। तुमने जानबूझकर हमें यहाँ आने के लिए कहा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो हमें हमारे मास्टर द्वारा ले जाया जाता, तब तुम हमें सज़ा नहीं दे पाती। हुआंग यी ने सुहानी को घूरते हुए स्पष्ट रूप से इसका विश्लेषण किया। अपने होठों पर मुस्कान के साथ सुहानी इत्मीनान से अपनी उंगली में अंगूठी के साथ खेलती रही। लेकिन हमें यहाँ लाने के बाद तुम हमारी सेवा पर भरोसा नहीं करती, तुम्हें डर था कि हम तुम्हें जहर दे देंगे। हुआंग यी की ठंडी आंखों में हताशा का एक निशान था। वास्तव में तुमने सही अनुमान लगाया था, हम अपने मास्टर का अपमान करने के लिए तुम्हें मारना चाहते हैं। सुहानी अभी भी मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान अभी भी पहले की तरह ही कोमल थी। इसलिए तुमने जानबूझकर हमें उकसाया और हमें बहुत आज़ादी दी। ये बोलते हुए हुआंग यी का शरीर कांप गया। वह वास्तव में हताश महसूस कर रही थी, क्योंकि वह सुहानी के हाथ में शतरंज के मोहरे की तरह थी। उसे पहले एहसास नहीं हुआ कि उसने जो भी कदम उठाया वह सुहानी की योजना के अनुसार ही था। फिर हमने व्यंजनों में धीमा असर करने वाला अत्यधिक विषैला जहर डाल दिया। यह जहर पहले एल्डर द्वारा बनाया गया था, इसलिए अगर सिटी मास्टर हम पर दोष लगाते हैं तो पहला एल्डर भी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगा। ये हमारी योजना थी और तुम इसका फ़ायदा उठा रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हुआंग यी ने उन्हें गिरने से हठपूर्वक रोक लिया। उसने सुहानी को घूरा और कहा, शुरू में तुम उन व्यंजनों को ब्राइट मून पैलेस भेजना चाहती थी। अगर हम आपत्ति नहीं करते तो शायद सब ठीक रहता। अब वे व्यंजन पहाड़ की चोटी पहले एल्डर के पास भेज दिए गए हैं। हुआंग यी का विश्लेषण सुनकर लैन यी का शरीर और भी अधिक कांपने लगा। इस पल लैन यी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उनकी आने वाली नियति क्या होगी। हुआंग यी ने सुहानी को घूरा। उसकी आंखों में गहराई तक दबा हुआ गुस्सा और खौफ था। उसने सुहानी को ऐसे घूरा मानो वह उसके चेहरे को अपने दिल में उकेर लेना चाहती हो। अंततः उसने धीरे धीरे अपना निष्कर्ष निकाला, तुमने हमें यहाँ लाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया, और जब मास्टर हमारी निगरानी नहीं कर सकती थी तो तुमने ये योजना बनाई कि हम गलतियाँ करें और फिर तुम हमें निपटने के लिए पहले एल्डर को सौंप दो। तुमने सच में ये सब बहुत सफाई से किया। सुहानी, मुझे ये कहना होगा कि मैं, हुआंग यी, तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। सुहानी इत्मीनान से खड़ी हो गई। उसने अपनी पोशाक पर लगी धूल को झाड़ा जो वहां थी ही नहीं। उसकी आंखें हल्की सी मुड़ी हुई थीं और उसने हुआंग यी को एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? तुम सच में घृणित हो, हुआंग यी ने गुस्से से कहा। लगभग समय हो गया है। किंग फैंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? सुहानी की नज़रें दरवाजे पर पड़ीं। ठीक इसी पल किंग फैंग की आकृति वहां प्रकट हुई। वह अपने पीछे लोगों के एक समूह को भी लाया था जिनका नेतृत्व एक बुजुर्ग व्यक्ति कर रहा था।
ये क्रिमिनल लॉ हॉल आपराधिक कानून कक्ष के मास्टर लेंग जिंगतियान थे। लेंग जिंगतियान पहले एल्ड की उम्र के ही लग रहे थे। उनके नैन नक्श ऐसे थे मानो चाकू से तराशे गए हों। वह बेहद ठंडे थे, उनके चेहरे के भाव गंभीर थे जैसे कोई काला बादल नीचे आ रहा हो। वह खौफनाक लग रहे थे जिससे लोगों को एक मजबूत दमघोंटू एहसास हो रहा था। लेंग जिंगतियान की उदासीन नज़रें सुहानी पर पड़ीं, लेकिन रुकी नहीं। फिर उसने ठंडेपन से हुआंग यी और लैंग यी को देखा। पहले एल्ड की हत्या का प्रयास करने की हिम्मत, यह अपराध अक्षम्य है, आओ इन दोषियों को ले जाओ। लेंग जिंगतियान के आदेश पर उनके पीछे खड़े लोगों का समूह भेड़ियों की तरह हुआंग यी और लैंग यी की ओर झपटा। फिर वे महिलाओं के प्रति बिना किसी कोमल या सुरक्षात्मक भावना के उन्हें बेरहमी से पकड़कर ले गए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सुहानी के होंठों के कोने पर हमेशा एक मुस्कान बनी रही। लेंग जिंगतियान की नज़रें सुहानी पर घूमी और उसने उसे एक ठंडी नज़र से घूरा। वह बहुत असंतुष्ट था और उसने चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम में ताकत नहीं है तो मुसीबत मत खड़ी करो। फिर लोगों का वह बड़ा समूह हुआंग यी और लैंग यी को पकड़कर तेजी से वहां से निकल गया। वे बहुत तेजी से आए और चले गए। उनके जाने के बाद तनावपूर्ण और दमघोंटू माहौल अचानक हल्का हो गया। जी यान ने एक गहरी सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। हॉल मास्टर लेंग अभी भी इतने गंभीर और खौफनाक हैं, वे बिल्कुल नहीं बदले हैं। ऐसा लगा जैसे उन्हें मुझसे कोई समस्या है। सुहानी ने अपनी ठुड्डी को छुआ और विचारमग्न होकर कहा। जी यान ने सुहानी को घूरते हुए कहा, हॉल मास्टर लेंग विशेष रूप से तुम्हें निशाना नहीं बना रहे हैं। वह हमेशा ठंडे और उदासीन रहते हैं और मुसीबत खड़ी करने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। बेईचेन यंग ने मुस्कुराते हुए सुहानी के कंधे पर थपकी दी और तारीफ में अपना अंगूठा ऊपर उठाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों लड़कियों को तुम्हारे द्वारा इतनी जल्दी दूर भेज दिया जाएगा। ये तरीका वास्तव में बहुत साफ और सटीक था। शुरुआत से ही मैंने उन्हें यहाँ रखने के बारे में नहीं सोचा था। सुहानी ने नाखुशी से सिर हिलाया। हुआंग यी और लैंग यी हमारी जान लेना चाहती थीं। मैं उन्हें क्यों छोड़ती? लेकिन उस समय तीसरा एल्डर वहीं थी। तीसरे एल्डर के सामने उन्हें मारना ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने एक परोक्ष तरीके का इस्तेमाल किया। इसके अलावा चोर बनने के लिए 1000 मील जाना आसान है, लेकिन चोरों को रोकने के लिए 1000 मील तक हर पल पहरा देना नामुमकिन है। वह भविष्य में विचलित नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने घर की सफाई कर दी, खतरे को खत्म कर दिया और सारा गंदा पानी इल्जाम तीसरे एल्डर पर डाल दिया। एक तीर से दो शिकार करने का यह तरीका केवल कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसे नहीं अपनाना चाहेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि उन दोनों लड़कियों को फांसी मौत की सज़ा दी जाएगी? बेईचेन यंग पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। पहले एल्डर की हत्या करने का प्रयास करना, अगर इसके लिए उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जाती है तो फिर सबको यही क्यों न बता दिया जाए कि कोई भी पहले एल्डर की हत्या कर सकता है। जी यान बहुत ही शातिराना अंदाज में मुस्कुराए। इसलिए इस बार हुआंग यी और लैंग यी निश्चित रूप से मरेंगी। यहाँ तक कि तीसरा एल्डर भी उनके लिए रहम की भीख मांगने की हिम्मत नहीं करेगी। क्या होगा अगर वह मिन्नतें करती है? पहला एल्डर पलटकर कह सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने ही उन्हें मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया था? उस समय तीसरे एल्डर की क्या हालत होगी? अगर वह पला गया तो तीसरा एल्डर इसका सामना कैसे करेगी? इसलिए भले ही तीसरे एल्डर ने नफरत से अपने दांत पीस लिए हों, वह केवल अपनी नफरत को दबा सकती थी और भविष्य में बदला लेने का इंतजार कर सकती थी। मिस सुहानी, पहले एल्डर ने आपको अच्छी तरह आराम करने के लिए कहा है और कल आप एप्टीट्यूड टेस्ट योग्यता परीक्षा देंगी, किंग फैंग ने शांति से कहा। लेकिन जब उसने सुहानी को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक थी। एप्टीट्यूड टेस्ट, हर कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता था। कैसा एप्टीट्यूड टेस्ट? जीनियस ट्रेनिंग कैंप, किंग फैंग की शांत आवाज में ईर्ष्या का एक हल्का सा संकेत था। क्या सच में जीनियस ट्रेनिंग कैंप? जियान अचानक हैरान हो गई और उसने कुछ अविश्वास के साथ किंग फैंग को देखा। क्या पहले एल्डर ने खुद ऐसा कहा? हाँ, किंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जीनियस ट्रेनिंग कैंप क्या है? सुहानी ने उलझन भरे चेहरे के साथ जियान से पूछा। अभी अभी कहे गए उसके शब्दों से यह स्पष्ट था कि जियान जरूर कुछ जानती है। जियान गर्मी के एक खूबसूरत फूल की तरह मुस्कुराई। उसने बड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, जीनियस ट्रेनिंग कैंप, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूरे महाद्वीप से जीनियस प्रतिभाशाली लोगों को चुनकर अंदर लेता है और उन्हें सबसे खतरनाक जीनियस के रूप में विकसित करने के लिए सर्वोत्तम संसाधनों का उपयोग करता है। सच कहूं तो ये वह जगह है जहां असली जीनियस इकट्ठा होते हैं और इसमें प्रवेश करना बहुत बहुत मुश्किल है। परगेटरी सिटी के आंतरिक शहर में रहने वाले हम लोगों को भी प्रवेश करने में कुछ साल लग सकते हैं और इसकी प्रवेश सीमा बहुत ऊंची है। जियान की आंखें चमक उठीं। इसका सबसे निचला स्तर कमांडर रैंक है। सबसे निचला स्तर कमांडर रैंक है। सुहानी का दिल थोड़ा मचल उठा। इस तरह के मानक के साथ अंदर के लोग वास्तव में बहुत अद्भुत होंगे। जीनियस ट्रेनिंग कैंप में सभी प्रकार के साधना संसाधन सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए लोग प्रवेश करने के बाद शायद ही कभी बाहर आते हैं।
मैंने सुना है कि उनमें से एक व्यक्ति 100 वर्षों तक उसी कैंप में रहा। जी यान को यह अविश्वसनीय लगा। लेकिन हम तुम्हारे साथ टेस्ट देने नहीं जा सकते। जी यान ने खेद के साथ आह भरी, क्योंकि जीनियस ट्रेनिंग कैंप की मूल्यांकन योग्यता कमांडर रैंक थी और वह तथा बेईचेन यंग अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। अगर उसे सामान्य साधना के अनुसार आगे बढ़ना होता तो जियान को जीनियस ट्रेनिंग कैंप के योग्य होने में कई साल लग जाते। लेकिन अब वह 10वीं रैंक के चरम पर पहुंच गई थी और किसी भी समय कमांडर रैंक में पदोन्नत हो सकती थी, जिसने उसे उम्मीदों से भर दिया था। अगर तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते तो मैं भी, सुहानी ने अपनी भौहें सिकुड़ी। हर कोई परगेटरी सिटी में एक साथ आया था, वह उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकती थी। हालांकि इससे पहले कि सुहानी अपनी बात पूरी कर पाती, बेईचेन यंग ने उसे बीच में रोक दिया। कृपया ऐसा मत कहो सुहानी, क्या तुम हमारे परगेटरी सिटी आने का मूल उद्देश्य भूल गई हो? हमारा उद्देश्य साधना करना और मजबूत बनना है, इसलिए तुम्हें हार मानने जैसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। बेईचेन यंग के भाव पहले से कहीं अधिक गंभीर थे। हाँ सुहानी, जीनियस ट्रेनिंग कैंप में न केवल परगेटरी सिटी के जीनियस शामिल होते हैं, बल्कि उसी भौतिक स्तर के अन्य जीनियस भी होते हैं। वहाँ सबसे अच्छे शिक्षक, सबसे अच्छे संसाधन और सबसे अच्छी परिस्थितियाँ हैं। ये वह जगह है जहाँ जाने का अनगिनत प्रतिभाएं सपना देखती हैं। तुम इसे कैसे छोड़ सकती हो? जियान बहुत गंभीर लग रही थी। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से बाहर अपनी अच्छी देखभाल करेंगे, अच्छी तरह से साधना करेंगे और जल्द ही जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करेंगे। तुम चिंता मत करो। जियान जानती थी कि जब मास्टर ने सुहानी को परगेटरी सिटी आने के लिए कहा था तो उन्होंने पहले ही उसे जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश कराने की योजना बना ली थी, क्योंकि केवल वहां जाकर ही सुहानी तेजी से प्रगति कर सकती थी। सबको इतना गंभीर देखकर सुहानी अचानक हंस पड़ी। तुम लोग इतने गंभीर क्यों हो? मैं प्रवेश कर पाऊंगी या नहीं, इसका अभी भी मूल्यांकन होना बाकी है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कमांडर रैंक सबसे निचला मानक है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जाने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि अभी सुहानी केवल 10वीं रैंक के चरम पर थी। हालांकि उसे कमांडर रैंक में पदोन्नत होने के लिए केवल एक अवसर की आवश्यकता थी, लेकिन यह अज्ञात था कि वह अवसर कब आएगा। अगले दिन सुहानी के उठकर मूल्यांकन के लिए जीनियस ट्रेनिंग कैंप जाने से पहले ही पूरी परगेटरी सिटी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जीनियस ट्रेनिंग कैंप का मूल्यांकन साल में केवल एक बार होता है और मूल्यांकन का समय आज नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ? वे लोग तो तीसरे एल्डर को भी महत्व नहीं देते। कहा जा रहा है कि आज तीनों एल्डर्स जो आमतौर पर नजर नहीं आते, वे एक साथ उसे मूल्यांकन के लिए भेजने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या है? मैंने सुना है कि वह लड़की, वह केवल 10वीं रैंक पर है। वाह! अचानक हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि जीनियस ट्रेनिंग कैंप में सबसे निचला मानक कमांडर रैंक है। 10वीं रैंक तो मूल्यांकन के लिए योग्य भी नहीं है ना? विशेषाधिकार, ये तो विशेषाधिकार का खुला दुरुपयोग है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। नियमों को केवल सजावट की चीज समझा जा रहा है। कई लोग विरोध में गालियां दे रहे थे। इस दुनिया में पूरी तरह से निष्पक्ष क्या है? अगर तुम में क्षमता है तो तुम भी तीनों एल्डर्स से खुद को विशेषाधिकार दिला सकते हो। तुम्हें क्या लगता है तीनों एल्डर्स ने उसे यह आसान रास्ता क्यों दिया? मैंने सुना है कि उसके हाथ में एक हीरा टोकन है। कहा जाता है कि यह स्वयं सिटी मास्टर ने दिया था। कहा जा रहा है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत है, उस सुंदरी से भी 100 गुना अधिक खूबसूरत जो किसी शहर या राज्य का पतन कर सकती है। अरे, सिटी मास्टर के मामलों की मनगढ़ंत बातें बनाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब गए हो? किसी की भी इस चर्चा को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई, सब केवल मन ही मन कोसते रहे। काफी देर बाद अचानक हंसने की एक आवाज आई। अरे, मैं कहता हूँ, तुम लोग किस बात के लिए चिंतित हो? परगेटरी सिटी के इतने सालों के इतिहास में क्या तुमने कभी किसी 10वीं रैंक वाले को जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करते देखा है? क्या कोई है? ये वाक्य सुनने के बाद हर कोई तुरंत हंस पड़ा। हाँ, यहाँ तक कि कमांडर रैंक के प्रवेश की संभावना भी 100 में से एक होती है, तो 10वीं रैंक की बात ही छोड़ दें। ये तो बस सीधे मौत को बुलावा देने वाला कदम था। ये सोचने के बाद हर कोई शांत हो गया और हंसते हुए ये देखने का इंतजार करने लगा कि सिटी मास्टर द्वारा विशेष रूप से पसंद की जाने वाली महान मिस सुहानी कैसे रोते हुए वापस लौटती है और भाग जाती है। सुहानी सुबह सुबह तीनों एल्डर्स के साथ मूल्यांकन के लिए गई थी। स्वाभाविक रूप से वह इन कष्टप्रद बातों को नहीं सुन सकी, लेकिन जियान और अन्य लोगों ने उन्हें पूरी तरह से सुना। जियान इतनी नाराज थी कि वह उन लोगों से लड़ने के लिए बेताब थी, लेकिन बेईचेन यंग ने उसे रोक दिया। हालांकि सुहानी केवल 10वीं रैंक पर है, लेकिन उसकी ताकत सभी को स्पष्ट है। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि सुहानी मूल्यांकन पास कर सकती है? बेईचेन यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, मैं सुहानी की ताकत जानती हूँ।
हालांकि अभी वह 10वीं रैंक पर है, लेकिन एक कमांडर रैंक वाला भी उसका विरोधी नहीं हो सकता। उस समय के उस घमंडी वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूत के बारे में क्या ख्याल है? क्या उसे सुहानी ने नहीं मारा था? इसलिए हम बस इंतजार करेंगे। जब सुहानी सफलतापूर्वक मूल्यांकन से बाहर आएगी तो वे लोग खुद अपने ही मुंह पर तमाचा मारेंगे। ये कितना शानदार होगा। बेई चेन यंग ने अपने कंधे उचकाए। लेकिन जीनियस ट्रेनिंग कैंप, वहां प्रवेश करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। जी यान ने गहराई से आह भरी। स्वाभाविक रूप से उसे उम्मीद थी कि सुहानी अंदर जा सकती है, लेकिन उसे बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं, क्योंकि वह जानती थी ये वास्तव में बहुत बहुत मुश्किल था। पहले एल्डर के व्यक्तिगत आदेश के कारण सुहानी को यह बहुत ही दुर्लभ अवसर मिला था। जीनियस ट्रेनिंग कैंप का मूल्यांकन 3 स्तरों में विभाजित है। पहला काम स्वर्गीय कठपुतली व्यूह को तोड़ना था। किंग फैंग ने सुहानी को स्वर्गीय कठपुतली व्यूह के बाहर भेजा, फिर कुछ कदम पीछे हटकर अपना हाथ उठाया और सुहानी को इशारा करते हुए कहा, यदि आप इसे 2 घंटे में पूरा कर सकती हैं तो यह माना जाएगा कि आपने इस चरण को पास कर लिया है। 2 घंटे, समय सीमा वास्तव में बहुत कठोर थी। जी यान ने सुहानी से गंभीरता से कहा, अगर यह बहुत मुश्किल हो तो याद रखना कि जान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पहली बार में सफलता नहीं मिलती तो अगली बार मौका मिलेगा। बहुत से लोगों ने जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करने से पहले कई बार यह मूल्यांकन दिया है। बेई चेन यंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम अगली बार हम एक साथ मूल्यांकन दे सकेंगे। क्या तुम ये हतोत्साहित करने वाली बातें नहीं कहोगे तो मर जाओगे। सुहानी ने अपने छोटे दोस्त को नाखुशी से देखा। मुझे पता है, सुरक्षा सबसे पहले है। मैं अपनी जान को तुम में से किसी से भी ज्यादा संजो कर रखती हूँ। ये स्पष्ट करने के बाद वह मुड़ी। सुहानी ने अपने सामने काले लकड़ी के दरवाजे को देखा, एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजे को धकेल दिया। काले लकड़ी का दरवाजा लगभग 10 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा था। इसके पीछे एक अंडाकार युद्ध तंबू जैसी इमारत थी। ये बहुत विशाल लग रही थी। जहां तक अंदर क्या है इसका सवाल था तो केवल वे ही जानते थे जिन्होंने कभी यह मूल्यांकन दिया था। जीनियस ट्रेनिंग कैंप के लिए सुहानी के मूल्यांकन की बात पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वर्गीय कठपुतली व्यूह की ओर उमड़ पड़े। और उन्हीं में से एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली समूह भी वहां पहुंचा। लू यी के नेतृत्व में उसके पीछे युवा लड़कियों का एक समूह था। उनमें से प्रत्येक कठोर दिख रही थी, मानो वे इस जगह को तहस नहस कर देना चाहती हों। ब्राइट मून हॉल के लोग, एक तेज नज़र वाले व्यक्ति ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वह मिस लू यी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस लू यी व्यक्तिगत रूप से लोगों का एक समूह लेकर आएंगी। वे क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी दुश्मन को मारने जा रही हों। राहगीर 1, 2, 3, 4 आदि भ्रमित थे। उन्होंने आपस में चर्चा की, लेकिन फिर भी उन्हें इसका कारण नहीं पता था। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। लू यी लोगों के एक समूह को लेकर आए और जल्द ही सड़क पर लोग अपने आप रास्ते से हट गए। लू यी उन लोगों को लेकर आए और सबसे अच्छी जगह पर कब्जा कर लिया। दरवाजे के दाईं ओर एक बड़ी स्क्रीन थी जिससे वे अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लू यी ने स्क्रीन पर एक नज़र डाली और फिर भीड़ पर नज़र दौड़ाई। एक ही नज़र में उसने जी यान को पहचान लिया। अचानक उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से भयंकर हो गया। मैं सोच रही थी कि यह कौन है, पता चला कि यह होली मेडेन जी यान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी खाली होगी। लू यी की नज़रें शातिर थीं। हुआंग यी और लैन यी के खिलाफ साजिश रची गई थी, उनकी सारी साधना नष्ट कर दी गई थी और उन्हें सजा के तौर पर पहाड़ पर कठिन काम करने के लिए भेज दिया गया था। इस बात ने लू यी को बहुत क्रोधित कर दिया था, जो हमेशा से उनकी दोस्त रही थी। वह मूल रूप से ब्लू क्लाउड पीक पर जाने, सुहानी और अन्य लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें पीटने के लिए लोगों का नेतृत्व करना चाहती थी, लेकिन तीसरे एल्डर द्वारा उसे रोक दिया गया था। इसलिए लू यी ने यह घुमावदार रास्ता चुना। उसे विश्वास नहीं था कि एक छोटी 10वीं रैंक वाली लड़की जीनियस ट्रेनिंग कैंप का मूल्यांकन पास कर सकती है। इसलिए वह ब्राइट मून हॉल के शिष्यों को लेकर शानदार तरीके से सुहानी की हार और बेइज्जती देखने के लिए यहाँ आई थी। जी यान और ब्राइट मून हॉल के बीच पहले से ही दुश्मनी थी, लेकिन अब ये दुश्मनी और भी बढ़ गई थी। जी यान ने अपने हाथ बांधे और उसकी ठंडी नज़रों ने लू यी को देखा। बिना एक शब्द कहे जी यान ने अपनी नज़रें वापस स्क्रीन की ओर घुमा लीं। जी यान के भाव और कार्य को बस एक शब्द में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता था, नज़रअंदाज। जी यान, तुम्हारी मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई? लू यी गुस्से से लगभग फट पड़ी। लू यी बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी, बिल्कुल किसी तोप की तरह जो आसानी से सुलग जाती है। अन्यथा वह सुहानी के लिए इतने खुलेआम और बिना किसी डर के मुसीबत खड़ी करने की कोशिश नहीं करती। जी यान के होठों का कोना ठंडेपन से ऊपर उठा, उसकी आंखें स्थिर रहीं और उसने उसे लू यी को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना जारी रखा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें नज़रअंदाज करूं? जी यान ने इत्मीनान और उदासीनता से कहा।
लूई इतनी क्रोधित थी कि वह तुरंत उस पर झपटना चाहती थी, लेकिन उसके समूह के लोगों ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। वरिष्ठ बहन, आप आंतरिक शहर में बिना अनुमति के बल प्रयोग नहीं कर सकती। शांत हो जाए, शांत हो जाए। लूई गुस्से से लाल पीली हो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अंततः उसने ठंडेपन से फुफकारते हुए जियान की ओर इशारा किया और उग्रता से अपने शब्द कहे, बस तुम इंतजार करो। पवित्र कन्या की उपाधि सिरीन की ही होनी चाहिए। तुमने इसे छीन लिया है, लेकिन जल्द ही तुम्हें इसे वापस उगलना होगा। सिरीन वह पौराणिक सिरीन फेरी थी, वह शिष्या जिस पर तीसरे एल्डर को सबसे ज्यादा गर्व था, और वह ब्राइट मून हॉल की युवा पीढ़ी की नेता भी थी। वर्तमान में सिरीन फेरी जीनियस ट्रेनिंग कैंप में थी, इसलिए वह आसानी से बाहर नहीं आती थी, लेकिन इससे उसकी कनिष्ठ बहनों को उसके नाम की आर्क शेर की खाल लेने से नहीं रोका जा सका। अगर उसमें क्षमता है तो उससे कहो कि वह इसे खुद आकर ले ले। जियान ने ठंडेपन से एक वाक्य कहा। वरिष्ठ बहन सिरीन जीनियस ट्रेनिंग कैंप में शीर्ष 50 में है, और तुम्हारा क्या? हे, तुम तो मूल्यांकन के योग्य भी नहीं हो। तुम वरिष्ठ बहन सिरीन से अपनी तुलना कैसे कर सकती हो? लूई के चेहरे के भाव बहुत ताना मारने वाले थे और उसने उपहास के साथ जियान को देखा। जियान के हाथ कसकर बंध गए थे, उसकी सफ़ेद उंगलियां मुट्ठी में कस गई थीं और उसके हाथ के पिछले हिस्से की नसें फड़क रही थीं। तुम सही कह रही हो। मेरे पास वर्तमान में मूल्यांकन की योग्यता भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि सुहानी इस मूल्यांकन को पास कर सकती है। जियान ने अपना शांत रूप वापस पा लिया और हल्के से कहा, जल्द ही सिरीन को पता चल जाएगा कि एक असली प्रतिद्वंद्वी क्या होता है। सिरीन फेरी को बचपन से लेकर बड़े होने तक इतनी तारीफें मिली थीं कि वह हर किसी को और हर चीज़ को अपने से नीचा समझती थी, और इसी से उसका घमंडी और ठंडा व्यक्तित्व विकसित हुआ था। लेकिन उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि कुछ लोग उसे हराने के लिए ही पैदा हुए हैं। लूई और अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ, वह तो बस सुहानी को एक मजाक बनते देखने आई थी। हा 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 हा, लूई ने अपने कूल्हों पर हाथ रखे और बेतहाशा हंसने लगी। अंत में वह हंसी के मारे मुश्किल से ही खड़ी रह पा रही थी। ये बहुत मज़ेदार है, ये बहुत मज़ेदार है, हा 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 हा। बाहर की एक लड़की, पता नहीं किस कोने से आई है, वरिष्ठ बहन सिरीन से अपनी तुलना करने की कोशिश कर रही है। क्या इस दुनिया में इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई मजाक हो सकता है? न केवल लूई हंसी, बल्कि उसके पीछे खड़े समूह ने भी दिल खोलकर हंसना शुरू कर दिया। उनके शरीर हंसी से कांप रहे थे, जिससे उनके पेट में ऐंठन होने लगी थी। इसके अलावा राहगीर 1, 2, 3, 4 और अन्य सभी जियान को सहानुभूति भरी नज़रों से देख रहे थे, मानो वह कोई मूर्ख हो। वे लूई की बात से पूरी तरह सहमत थे। सिरीन फेरी, उसकी प्रतिभा एक पहाड़ की तरह थी, जो हर किसी के सिर के ऊपर खड़ी थी। उसे कैसे पार किया जा सकता है? कौन उसे पार कर सकता है? उसकी ताकत पहले से ही पूरे परगेटरी सिटी में पहचानी जा चुकी थी। तिरस्कारपूर्ण, उपहासपूर्ण या सन की आंखों के अनगिनत जोड़ों के बीच जियान, बेईचेन यंग और अन्य लोग लगभग क्रोधित थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। बेईचेन यंग ने हल्के से कहा, समय सब कुछ साबित कर देगा। हाँ, समय सब कुछ साबित कर देगा, जियान ने गंभीरता से कहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में दृढ़ता देखी, और फिर उनकी नज़रें विशाल स्क्रीन पर टिक गईं। इस पल स्क्रीन रोशन हो उठी। सफ़ेद स्क्रीन पर एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। इस समय स्वर्गीय कठपुतली व्यू के भीतर मौजूद सुहानी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर उसके कारण वे लोग बहस कर रहे थे। अंदर चारों ओर बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि वह अपने सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकती थी। अचानक ऊपर से नीचे की ओर एक सफ़ेद रोशनी आई। रोशनी ने सुहानी को घेर लिया। एक छोटे से दायरे में स्क्रीन पर सुहानी की आकृति दिखाई देने लगी। चारों ओर सन्नाटा था। हालांकि सुहानी तनाव मुक्त नहीं थी, बल्कि अधिक सतर्क थी। वह चौकन्नी थी, उसकी आंखें ध्यान से देख रही थीं, उसके कान सभी दिशाओं में ध्यान से सुन रहे थे, और वह किसी भी विवरण को नज़रअंदाज नहीं कर रही थी। क्लिक क्लिक क्लिक, पीछे से कदमों की स्पष्ट आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ दृढ़, स्थिर, नियमित और यांत्रिक थी। कठपुतलियाँ। सुहानी तेजी से मुड़ी और सीधे अपने पीछे देखा। निश्चित रूप से वे कठपुतलियाँ थीं। इन कठपुतलियों से सुहानी अनजान नहीं थी। सुहानी उनसे पहले भी मिल चुकी थी, जब वह रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी गई थी। हालांकि उस समय उन कठपुतलियों को सुहानी ने नहीं मारा था, बल्कि उन्हें बैटल गॉड पपेट, युद्ध देवता कठपुतली के हाथों ढेर किया गया था। वर्तमान में बैटल गॉड पपेट सुहानी के स्पेस अंतरिक्ष में कमजोरी से लेटा हुआ था, क्योंकि उसमें जादुई शक्ति नहीं बची थी। जब उसे इन कठपुतलियों का एहसास हुआ, तो वह शरीर जो पहले एक लाश की तरह सपाट और कठोर लेटा हुआ था, अचानक हिलने लगा। सुहानी के होंठों का कोना हल्का सा मुड़ गया, मुस्कराए। वह जानती थी कि बैटल गॉड पपेट उन्हें चाहता है। ये तो वही बात हुई कि जिस चीज़ को पाने के लिए दर दर भटकना पड़े, वह बिना किसी प्रयास के खुद ब खुद मिल जाए।
सुहानी मूल रूप से बैटल गॉड पपेट को खिलाने के लिए जादुई शक्ति वाले कुछ खजाने खोजना चाहती थी। आखिरकार अब उसने तीसरे एल्डर को नाराज कर दिया था। ऐसे में बैटल गॉड पपेट की सुरक्षा से उसका बचाव कहीं अधिक मजबूत हो जाता। हालांकि भले ही जादुई शक्ति वाली कोई वस्तु मिल भी जाती तो वह इन कठपुतलियों की तुलना नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये कठपुतलियां बैटल गॉड पपेट के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए उत्तम भोजन के समान थीं। सुहानी अपने स्पेस में बैटल गॉड पपेट को महसूस कर सकती थी, जो उन कठपुतलियों को ललचाई नजरों से घूर रहा था। उसका शरीर उत्साह से कांप रहा था। सुहानी ने झल्लाते हुए अपनी आंखें घुमाईं और कहा, बूढ़े आदमी, इतनी क्या जल्दी है? वे छोटी कठपुतलियां निश्चित रूप से तुम्हारी ही होंगी। हे बैटल गॉड पपेट की कर्कश आवाज में एक गर्वित हंसी गूंजी। वह थोड़ा संतुष्ट था और इस बार वह शांति से लेटा रहा। अभी जब वह उठ बैठा था तो उसने अपनी बची खुची थोड़ी सी जादुई शक्ति भी खर्च कर दी थी। 3 कठपुतलियां यांत्रिक रूप से सुहानी की ओर बढ़ीं। इन तीनों कठपुतलियों की ताकत कमजोर नहीं थी। वे सभी 10वीं रैंक के मध्य स्तर पर थीं। अगर उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता तो वे हावी हो सकती थीं, लेकिन सुहानी की नज़रों में वे बैटल गॉड पपेट के लिए सिर्फ दोपहर का भोजन थीं। 3 कठपुतलियां घेरे में आ गईं। एक पल के लिए वे कठपुतलियां, जो मूल रूप से नीरस और मूर्ख थीं और यांत्रिक रूप से कार्य करती थीं, उन्होंने अचानक ऊपर देखा और उनकी आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। केवल थोड़ी ही देर में वे जीवित इंसानों की तरह प्रतीत होने लगी और सुहानी उनकी दुश्मन लग रही थी। कोई आवाज़ नहीं हुई, कोई आंखों का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन तीनों कठपुतलियों ने एक जैसी हरकत की और त्रिकोण के आकार में झपटते हुए सुहानी को घेर लिया। लड़ाई शुरू हो गई थी। स्वर्गीय कठपुतली व्यूह के बाहर इस समय अनगिनत लोगों ने अपनी गर्दनें ऊंची कर ली थीं। हर कोई ध्यान से और अपनी सांसें रोके हुए उत्साह से अंदर की लड़ाई देख रहा था। वे तीनों कठपुतलियां गति और ताकत दोनों में बहुत अच्छी थीं। जब उन्होंने एक साथ हमला किया तो उनकी ताकत 3 गुनी से अधिक हो गई। सुहानी उन्हें थोड़े समय में नहीं हरा सकती थी। लुई ने कुछ देर देखा और उसने स्क्रीन पर पाया कि सुहानी कभी चकमा दे रही थी, कभी भाग रही थी, और वह उपहास किए बिना नहीं रह सकी। इतनी सी ताकत के साथ उसकी जीनियस ट्रेनिंग कैंप में जाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये कोई मजाक नहीं है? लुई की राय से सहमत होने वाले काफ़ी लोग थे और कई लोगों ने भी टिप्पणियां की और अपनी राय व्यक्त की। मुझे याद है पिछली बार जब मैं जीनियस ट्रेनिंग कैंप गया था तो ये स्तर पार करना बहुत आसान काम था। ये लगभग अपना हाथ उठाने जितना आसान था। मैंने इसे पार करने का ऐसा संघर्षपूर्ण और रोमांचक तरीका पहले कभी नहीं देखा। उपहास करते हुए, इसलिए जीनियस ट्रेनिंग कैंप के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम मानक कमांडर रैंक है। यह उचित है। पहला स्तर ही ऐसा है। काश, मुझे नहीं लगता कि यह लड़की सुहानी अंदर जा पाएगी। पहले एल्डर ने इस बार फैसला करने में सच में गलती कर दी। सिटी मास्टर ने आखिर उसमें ऐसा क्या देखा? कुछ ही देर में अनगिनत नकारात्मक टिप्पणियां उठने लगीं। वे नकारात्मक शब्द जियान और अन्य लोगों के चारों ओर गूंज रहे थे, उनके कानों में भिनभिना रहे थे। लुई और भी अधिक घृणित थी। वह जानबूझकर जियान के बगल में खड़ी हो गई और उन पर शब्दों से हमला करती रही। अभी भी वरिष्ठ बहन सिरीन से अपनी तुलना करना चाहती हो? वाह, वह तो वरिष्ठ बहन सिरीन के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। लुई ने उपहास किया, उसकी आंखें व्यंग्य से भरी थीं। जैसे ही लुई ने ये कहा, उसके पीछे खड़े सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने और उपहास करने लगे। हम वास्तव में कोई कनिष्ठ बहन सिरीन से तुलना कर सकता है? कहाँ? अचानक हवा आसमान से एक हल्की सी आवाज़ आई, वरिष्ठ भाई लिन। जब लुई ने उस व्यक्ति को देखा जो अभी अभी आया था तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह लिन बानली था। 5 साल पहले जब वह जीनियस ट्रेनिंग कैंप में गया था तो उसके पास बहुत अच्छी प्रतिभा थी। इसके अलावा वह सिरीन फेरी के कई चाहने वालों पीछा करने वालों में से एक था। हालांकि सिरीन फेरी के जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करने के बाद उसने जल्द ही रैंकिंग सूची में उसे पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसे कोई ईर्ष्या नहीं हुई और उसने सिरीन फेरी को चाहना जारी रखा। लिन बानली के पीछे सफ़ेद कपड़ों में एक युवक था। सफ़ेद कपड़ों वाला वह युवक ठंडा और सुंदर था। उसकी आंखें स्याही की तरह काली थीं, लेकिन वे ठंडी और उदासीन थीं। उसका गंभीर रूप ऐसा था जो अजनबियों को अपने पास फटकने नहीं देता था। सफ़ेद कपड़ों वाला ये युवक भी जीनियस कैंप का हिस्सा था। रैंकिंग के मामले में वह लिन बानली से भी ऊपर था। कनिष्ठ बहन सिरीन से कौन तुलना कर सकता है? इशारा करके बताओ। लिन बानली के हाथ में मौजूद पंखा तेज आवाज़ के साथ खुला और वह इत्मीनान से उसे हिलाने लगा। लुई ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से जियान की ओर देखा और फिर स्क्रीन की ओर इशारा किया। वहाँ, वह जो अंदर है। जियान ने कहा कि यह लड़की भविष्य में निश्चित रूप से वरिष्ठ बहन सिरीन को पीछे छोड़ देगी। हा, वरिष्ठ भाई लिन, क्या आपको लगता है कि यह मजाक मज़ेदार है? लिन बानली की नज़रें धीरे धीरे स्क्रीन की ओर घूमीं। कुछ नज़रों के बाद उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। उसने सुहानी को सिर से पैर तक देखा
और हल्के से अपना सिर हिलाया। मैंने सुना था कि पहले एल्डर ने सुबह एक छोटी लड़की के लिए मूल्यांकन का दरवाज़ा खोला था। मुझे लगा कि उस छोटी लड़की में अच्छी प्रतिभा और ताकत होगी जिसने पहले एल्डर को भी चौंका दिया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी होगी। तस्क तस्क। हालांकि लिन बानली ने सब कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई उसका तिरस्कार साफ सुन सकता था। लिन बानली के तिरस्कार के विपरीत उसके पीछे खड़े सफ़ेद कपड़ों वाले युवक ने स्क्रीन पर हल्के से देखा, लेकिन उसके भाव अधिक गंभीर थे। लिन बानली की बातें सुनने के बाद लुई का मूड तुरंत अच्छा हो गया। फिर उसने लिन बानली से शिकायत करते हुए कहा, इस लड़की की ताकत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये दिखावा बहुत करती है। आपको नहीं पता, उसने सभी के सामने मेरे मास्टर के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, और उसने हुआंग यी और लैंग यी को बर्बाद करने की भी हिम्मत की। हुआंग यी और वरिष्ठ बहन सिरीन अच्छी दोस्त हैं। अगर वरिष्ठ बहन सिरीन को पता चला कि हुआंग यी अब एक बेकार इंसान बन गई है, तो वह बहुत गुस्सा होगी। जब लुई दूसरों के बारे में बात कर रही थी तो लिन बानली केवल मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उसने सिरीन फेरी का जिक्र किया तो मामला बदल गया। सिरीन फेरी के सबसे वफादार रक्षक चाहने वाले के रूप में लिन बानली ने इस बार अपनी छाती चौड़ी कर ली और वह सच में कुछ करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे टोका। लिन बानली ने अपनी बाहें सिकुड़ी, उसे उम्मीद नहीं थी कि लुओ यचेन आपत्ति जताएगा। तो तुम उसे लेकर आशान्वित हो? लिन बानली का चेहरा पल भर में उतर गया। लुओ यचेन अभी भी पहले की तरह उदासीन लग रहा था। उसने केवल अपनी बाहें सिकुड़ी और हल्के से दो शब्द कहे, ध्यान से देखो। ये देखकर कि लुओ यचेन सुहानी को लेकर आशान्वित था, लिन बानली आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। लुओ यचेन के बारे में लिन बानली की जो समझ थी, उसके आधार पर वह जानता था कि लुओ यचेन आमतौर पर बहुत जिद्दी था और आसानी से किसी की तारीफ नहीं करता था। इसलिए लिन बानली ने थोड़ी सावधानी से सुहानी को देखा, लेकिन ऐसा लगा कि उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। वह अपनी नाक छूने लगा और छुपकर लुओ यचेन की ओर देखा। लुओ यचेन का चेहरा गंभीर था। इस समय वह स्क्रीन पर सुहानी को देख रहा था। उसके ठंडे मुंह का कोना तर्क और कारण से परे थोड़ा ऊपर उठ गया था, यानी वह हल्का सा मुस्कुरा रहा था। लिन बानली को यह बेहद अकल्पनीय लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण बात हो जो उसने नहीं देखी? लिन बानली को एक पल के लिए अपने खुद के नज़रिए पर संदेह होने लगा। इसलिए एक बार फिर उसने ध्यान से सुहानी की पीठ को देखा। वरिष्ठ भाई लुओ की पारखी नज़र आमतौर पर अच्छी होती है, लेकिन इस बार ये कनिष्ठ भाई आपसे सहमत नहीं हो सकता। लिन बानली को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। सुहानी को उन छोटी और कमज़ोर कठपुतलियों के साथ उलझा हुआ देखकर उसने उसका थोड़ा तिरस्कार किया। कहा जाता है कि यह लड़की प्रतिभाशाली है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। जब तीसरा चरण आएगा तो यह कमी उसके मूल्यांकन को समाप्त कर देगी, वह हार जाएगी। लुओ यचेन ने लापरवाही से लिन बानली की ओर देखा, अपनी भौहें हिलाईं और यह नहीं बताया कि वह किस तरफ है। जियान ठंडेपन से मुस्कुराए, अगर सुहानी तीसरा चरण पास कर ले तो तुम क्या करोगे? इससे पहले कि लिन बानली बोल पाता, लुई ने उपहास किया, तो मैं अपना सिर काट दूंगी और उसे तुम्हारे लिए स्टूल बैठने की जगह के रूप में पेश करूंगी। तुमने ये खुद कहा है, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। जियान अच्छे मूड में थी और उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। क्या ये तीसरा चरण सुहानी के लिए आसान था? लिन बानली की आंखें थोड़ी चमकी और उसने लुई को कुछ देर के लिए रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। खैर, कौन अपने सिर की शर्त लगाएगा? लड़कियों को नहीं पता कि खुद को कैसे संजोना है। बाद में उसने अपनी कमर से एक टोकन निकाला। यह एक स्वर्ण टोकन था। जीनियस ट्रेनिंग कैंप में ज्यादातर सिल्वर चांदी टोकन होते थे, स्वर्ण टोकन अभी भी बहुत दुर्लभ थे। चलो पॉइंट्स की शर्त लगाते हैं, क्या तुम में हिम्मत है? लिन बानली ने जियान की ओर अपना स्वर्ण टोकन हिलाया। जियान ने अफसोस के साथ लुई की गर्दन की ओर देखा। लिन बानली के बीच बचाव के कारण लुई के सिर को कुछ समय के लिए स्टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन पॉइंट्स भी अच्छे थे जिनकी उसे सख्त ज़रूरत थी। तुम कितने की शर्त लगाना चाहते हो? जियान की आंखें आधी सिकुड़ी हुई थीं और उसका चेहरा उदासीन लग रहा था। मुझे डर है कि तुम ज्यादा नहीं निकाल पाओगी। चूंकि यह तीसरे चरण की शर्त है तो चलो 300 पॉइंट्स की शर्त लगाते हैं। लिन बानली खुशी से हंसा। उसकी राय में जियान के पास 300 पॉइंट्स होना ही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, 300 पॉइंट्स तो 300 पॉइंट्स ही सही। मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह फिर भी मांस होता है। मुफ्त में पॉइंट्स हाथ से नहीं जाने देने चाहिए। जियान के मुंह का कोना ठंडेपन से ऊपर उठा। तस्क, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह लड़की सुहानी जीत जाएगी? लुई ने तिरस्कारपूर्वक कहा। गधे की सवारी करो और नाटक पढ़ो, यानी शांति से इंतजार करो और तमाशा देखो। जियान ने बेफिक्री से अपने हाथ हिलाए। पहले स्तर में 5 चरण थे। जियान को विश्वास था कि सुहानी निश्चित रूप से सुरक्षित बाहर आ सकती है। सावधान रहने के लिए जियान ने लुओ यचेन को गवाह बनने के लिए भी कहा।
लुओ यचेन आम दिनों में ठंडा और नीरस रहता था, लेकिन इस बार उसने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। बातचीत खत्म होने के बाद सभी की निगाहें फिर से स्क्रीन पर चल रही लड़ाई पर टिक गईं। इस समय सुहानी ने 3 कठपुतलियों को मार गिराया था, लेकिन उसे इसमें पूरा 1 घंटा लग गया। बहुत कमज़ोर है, लिन बानली ने सिर हिलाया। जब सब आहें भर रहे थे तभी अचानक भीड़ में से आश्चर्य भरी एक चीख गूंजी, वे 3 कठपुतलियां, वे कहाँ गईं? याद दिलाए जाने पर सबको याद आया, वे तीनों कठपुतलियां कहाँ गईं? वे कैसे गायब हो गईं? न केवल तमाशबीन इस समस्या को नहीं समझ पाए, बल्कि लिन बानली जैसे शक्तिशाली लोग भी इसे नहीं समझ सके। वरिष्ठ भाई लुओ, लिन बानली उलझन में था। हालांकि जब लिन बानली कुछ सोच नहीं पाया तो लुओ यचेन की तलवार जैसी भौहें भी हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, मैंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा। लिन बानली बहुत उत्सुक था, क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़की के हाथ में कोई स्पेस बैग हो? हालांकि ज्यादातर स्पेस बैग बहुत छोटे होते थे, अधिक से अधिक कुछ घन मीटर के। वे तीनों कठपुतलियां लंबी और बड़ी थीं। क्या वे उसमें समा सकती थीं? भले ही वह उन्हें अंदर रख भी ले, लेकिन वह उन मृत कठपुतलियों को वापस क्यों ले जाएगी? वैसा ही है जैसी दुनिया न देखने वाली किसी देहाती लड़की से उम्मीद की जाती है। मृत कठपुतलियां कूड़े के ढेर के समान हैं। उसने वास्तव में उन्हें उठा लिया। हा, लुई तिरस्कारपूर्वक हंसी। क्या सच में ऐसा ही था? लिन बानली की आंखों में संदेह की एक झलक थी। स्वर्गीय कठपुतली व्यूह में सुहानी ने अपने द्वारा मारी गई सभी टूटी हुई कठपुतलियों को इकट्ठा करने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे उन्हें अपने स्पेस में इकट्ठा कर लिया, क्योंकि बैटल गॉड पपेट युद्ध देवता कठपुतली अपना मुंह बाए उसका इंतजार कर रहा था कि वह उसे खाना खिलाए। उसने अपने मुंह में स्वादिष्ट शिष्यों और पोते पोतियों अपनी ही प्रजाति की छोटी कठपुतलियों को चबाया, और बैटल गॉड पपेट टिप्पणी करना नहीं भूला, सामग्री बेहद घटिया है और स्वाद बहुत ही खराब है। सुहानी ने उसे नाखुशी से देखा, तो क्या अब तुम्हें यह नहीं चाहिए? बैटल गॉड पपेट ने तुरंत सुहानी को घूरा, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुहानी, बैटल गॉड पपेट की भूख को देखते हुए, ये 3 कठपुतलियां इंसानों के लिए 3 मच्छरों की तरह थीं, है ना? ऐसा लग रहा था कि बैटल गॉड पपेट वास्तव में बहुत भूखा था। पहली बार में सुहानी को 2 घंटे लग गए, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह समय बर्बाद हुआ, क्योंकि उसे लगा कि यह इसके लायक था। दूसरे चरण में जल्द ही 6 कठपुतलियां प्रकट हुईं। इन 6 कठपुतलियों की ताकत पिछली 3 कठपुतलियों के लगभग समान ही थी, लेकिन अधिक संख्या के कारण उनका व्यूह भी अधिक जटिल था और उनकी शक्ति दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। सुहानी ने मन ही मन सिर हिलाया, जैसी कि उम्मीद थी, ये और भी अधिक कठिन होता जा रहा था। सुहानी कुछ देर तक उन 6 कठपुतलियों के साथ खेलती रही और फिर एक ही मौके से उन सभी को एक साथ चकनाचूर कर दिया, उनके सिर फोड़ दिए और फिर उन्हें अपने स्पेस में ले गई ताकि वे बैटल गॉड पपेट के दोपहर के भोजन के रूप में काम आ सकें। तीसरा चरण समय पर आ गया। इस बार एक साथ 9 कठपुतलियां बाहर आईं। ऐसा लग रहा था कि कठपुतलियों की संख्या 3 की गुणक थी। 9 कठपुतलियों के व्यूह की तुलना 6 वाले से नहीं की जा सकती थी और उनकी ताकत दोगुनी हो गई थी। बाहर कई लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं और पूरी एकाग्रता के साथ स्क्रीन को घूरने लगे, इस डर से कि कहीं कुछ छूट न जाए। लिन बानली के मुंह के कोने की मुस्कान थोड़ी ऊपर उठ गई। इस समय वह इत्मीनान से अपना पंखा हिला रहा था और उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि खेल खत्म होने वाला है। तीसरे चरण का मूल्यांकन उसने पहले दिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दूसरे चरण की तुलना में केवल 3 कठपुतलियां ही अधिक थीं, लेकिन वे 9 कठपुतलियां, जिनमें से प्रत्येक की ताकत 10वीं रैंक के चरम पर थी, जब उन्हें युद्धव्यूह में एक साथ रखा गया था तो वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थीं। उस समय दुश्मन को कम आंकने के कारण उसे, लिन बानली को, लगभग एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, तो अंदर मौजूद उस नासमझ छोटी लड़की की तो बात ही छोड़ दें। देखो, मैंने पहले ही कहा था ना कि उसकी गति अच्छी नहीं है ना? अगर मेरा अनुमान सही है तो ये लड़की 3 मिनट के भीतर अपने आप आत्मसमर्पण कर देगी। सुहानी को 9 कठपुतलियों से घिरा हुआ देखकर लिन बानली ने पूरे यकीन के साथ कहा। लुओ यचेन का चेहरा गंभीर और उदासीन था, कोई भी उसकी आंखों में मौजूद भावनाओं को नहीं देख सकता था। लेकिन उसे, लुओ यचेन को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि लिन बानली सही था। जब कोई व्यक्ति कई लोगों के साथ लड़ता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी होती है कि वह बीच में न फंस जाए। एक बार घिर जाने पर घेरे से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस लड़की सुहानी के बारे में गलत था? क्या उस लड़की ने जानबूझकर लड़ाई में देरी नहीं की थी क्योंकि वह युद्धव्यूह का अध्ययन कर रही थी? कुछ समय के लिए लुओ यचेन अनिश्चित था। अगर इस समय कोई ऐसा था जो इस बात पर अड़ा था कि सुहानी ही जीतेगी, तो वह ज़ियान और अन्य लोग थे। स्थिति को अपने सुहानी के हारने के पक्ष में अनुकूल देखकर लुई ने ज़ियान का उपहास और मजाक उड़ाया। 300 पॉइंट्स, जल्दी निकालो।
जी यान ने उसे एक ठंडी नज़र दी। कौन हारता है और कौन जीतता है यह अभी भी अज्ञात है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। तुम्हें कैसे पता कि जो व्यक्ति पॉइंट्स निकालेगा वह तुम नहीं होगी? हाँ, इस समय तुम वास्तव में अभी भी हार नहीं मानना चाहती हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर और गर्व करने दूंगी। लू यी ने असहमति के साथ ठंडेपन से अपनी ठुड्डी उठाई। इस समय अचानक स्क्रीन पर एक बदलाव हुआ। ठीक जब सभी 9 कठपुतलियों ने सुहानी को घेर लिया था, तो हर कठपुतली ने घेरे के केंद्र में अपने सबसे शक्तिशाली मुक्के से प्रहार किया। कुछ पल के लिए स्क्रीन पर एक असामान्य रूप से उग्र और भयंकर दृश्य था। 9 कठपुतलियां एक के बाद एक पीछे की ओर गिर पड़ीं। वे अपनी ही ताकत को संभालने में असमर्थ थीं और भारी रूप से जमीन पर गिर गईं। उनके पूरे शरीर लगभग टूटकर बिखर गए थे। बीच में 9 कठपुतलियों से घिरी सुहानी पर एक साथ शक्तिशाली हमला हुआ था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि सुहानी कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल गई होगी, है ना? बहुत से लोगों ने यही सोचा था। लेकिन यह क्या हो रहा है? भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया। जब आग और धूल छंटी तो हवा आसमान से एक आकृति नीचे आए। उसकी स्कर्ट फड़फड़ा रही थी और उसकी मुद्रा इतनी सुशोभित और सुंदर थी जिसने लोगों की नज़रें उसी पर टिका दीं। ये कैसे हो सकता है? क्या वह लड़की सुहानी अभी अभी घिरी नहीं थी? वह हवा में कैसे उड़ गई? तो क्या उन 9 कठपुतलियों को उसने बेवकूफ़ नहीं बनाया? क्या उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मुक्के मार दिए और खुद को ही घायल कर लिया? जब भीड़ ने यह दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। फिर उनकी आंखें चमक उठीं और उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए। वे यहाँ तमाशा देखने आए थे। स्वाभाविक रूप से ये जितना अप्रत्याशित था, इसे देखना उतना ही बेहतर था। लेकिन उनके विपरीत लू यी का चेहरा काफ़ी बदसूरत उतरा हुआ था। जब लू यी का मूड खराब था तो जी यान कुछ बार उपहास करना नहीं भूली। काश ये किसी की जिंदगी का सवाल है। अगर पहले सिर की शर्त लगाई गई होती। जी यान के याद दिलाने पर सबको याद आ गया। कुछ देर पहले लू यी ने साफ साफ कहा था कि अगर सुहानी तीसरा चरण पास कर लेगी तो वह अपना सिर काटकर स्टूल के रूप में इस्तेमाल करने देगी। कुछ पल के लिए चिढ़ाने वाली सारी नज़रें लू यी की ओर घूम गईं। लू यी क्रोधित और शर्मिंदा थी। वह गुस्से में उसी जगह पर खड़ी रही। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसका चेहरा लाल हो गया। लिनबानली ने हल्की सी आह भरी, अपनी ठुड्डी को छुआ और जी यान से कहा, अगर कोई शर्त लगाने के लिए सहमत होता है तो उसे हार भी स्वीकार करनी चाहिए। मैं तुम्हें 300 पॉइंट्स दूंगा। लिनबानली से 300 पॉइंट्स मिलने के बाद जी यान का मूड बहुत अच्छा हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना सिल्वर टोकन जिसमें पॉइंट्स ट्रांसफर हुए थे वापस रख पाती, लू यी ने उसे उकसा दिया। लू यी की शातिर नज़रों ने जी यान को दबंगई से देखा। तुम्हारी अभी भी शर्त लगाने की हिम्मत है या नहीं? तुम बताओ। जी यान अच्छे मूड में थी। 500 पॉइंट्स की शर्त चौथे चरण पर। सुहानी हार जाएगी और बाहर हो जाएगी। लू यी ने अपने शब्द उग्रता से कहे। जी यान ने अपना सिर झुकाया और पता नहीं क्या सोच रही थी। क्या तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा नहीं है? अब तुम्हारी शर्त लगाने की हिम्मत नहीं हो रही? लू यी उसे भड़का रही थी। लू यी ने इतने आश्वस्त होने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वह जानती थी कि चौथे व्यूह में कठपुतलियों की संख्या की तुलना पहले 3 से नहीं की जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैं शर्त लगाने से डरती हूँ, लेकिन कैसा रहेगा अगर हम 5वें व्यूह पर भी शर्त लगाएं? जी यान ने मुस्कुराते हुए कहा। चौथा व्यूह अभी तक पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन वह अभी से 5वें व्यूह पर शर्त लगाना चाहती थी। क्या ये सुहानी के बारे में कुछ ज्यादा ही अति आत्मविश्वासी होना नहीं था? हालांकि जहां तक लू यी की बात थी, वह तो यही चाहती थी। ठीक है, 5वें व्यूह पर 1000 पॉइंट्स की शर्त। लू यी ने तुरंत ताली बजाकर सहमति दी। कोई समस्या नहीं। जी यान ने आत्मविश्वास से इस चुनौती को स्वीकार किया। इस समय तीसरे व्यूह की कठपुतलियों को ठिकाने लगाने के बाद सुहानी चौथे व्यूह में आ गई थी। चौथे व्यूह से कठपुतलियों को बाहर आते देख सुहानी की भौहें हल्की सी उठीं। वे 18 निकलीं। इसके अलावा इन 18 कठपुतलियों की ताकत पहले वालों की तुलना में बहुत अधिक थी और कठिनाई बहुत बढ़ गई थी। लिनबानली ने धीरे धीरे अपना पंखा हिलाया, जी यान की ओर देखा और उदासी से आह भरते हुए कहा, इस बार तुम बुरी तरह हारोगी। ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये बात लुओ यचेन ने कही। तुम अभी भी उसे लेकर आशान्वित हो। वह तो बस उसकी किस्मत थी। लिनबानली ने लुओ यचेन की ओर संदेह भरी नज़र से देखा। सोचो, उस समय कमांडर रैंक की ताकत होने के बावजूद हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। क्या तुम्हें लगता है कि वह 10वीं रैंक की मामूली ताकत के साथ इसे पार कर पाएगी? वह पार कर सकती है। लुओ यचेन ने दृढ़ता से कहा। तुम सच में पागल हो। लिनबानली को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लुओ यचेन ने उसे कुछ याद नहीं दिलाया। उसने बस स्क्रीन पर उस पतली लड़की को ध्यान से देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अप्रत्याशित रूप से सुहानी ने 4 घंटे बिताने के बाद चौथे व्यूह को पार कर लिया। 500 पॉइंट्स।
शांत माहौल में जियान लुई से अपने पॉइंट्स मांगना नहीं भूली। लुई इतनी क्रोधित थी कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई थी, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से बेईमानी नहीं कर सकती थी। वह केवल गुस्से में जियान को 500 पॉइंट्स दे सकती थी। लेकिन उसने उग्रता से कुछ शब्द कहे, चिंता मत करो, तुम बाद में 1000 पॉइंट्स हारोगी। तुम्हारी यह ख्याली इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जियान ने गर्व से जवाब दिया। एंजल कैसल में 1000 पॉइंट्स प्राप्त करना बहुत कठिन था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने पहले ही 300 जोड़ 500 पॉइंट्स प्राप्त कर लिए थे और इसके बाद 1000 पॉइंट्स और मिलने वाले थे। जुआ खेलना, दांव लगाना भारी मुनाफे वाला एक अच्छा व्यवसाय है, जियान ने गर्व से सोचा। स्वर्गीय कठपुतली व्यूह में सुहानी को आसानी से 5वें व्यूह में आते देखकर कई लोग गहराई से स्क्रीन को घूरने लगे, यहाँ तक कि लिन बानली की आंखें भी बिना पलक झपकाए स्क्रीन पर टिकी थीं और उनके भावों में कुछ सावधानी झलक रही थी। इससे पहले वह हमेशा सोचता था कि सुहानी किस्मत पर निर्भर थी, लेकिन 4 व्यूहों में लड़ने के बाद लिन बानली जान गया था कि किस्मत बार बार साथ नहीं दे सकती, इसलिए सबसे बड़ी संभावना उसकी ताकत ही थी। इस समय सुहानी 5वें व्यूह में आ चुकी थी। 5वां व्यूह बिल्कुल शांत और वीरान था। चारों ओर अत्यधिक सन्नाटा था, जिसमें जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। इस वजह से सुहानी और भी अधिक सतर्क थी, क्योंकि वह जानती थी कि 5वां व्यूह आसान नहीं होगा। पहले 4 व्यूह उसके लिए इतने कठिन नहीं थे। उसने उन कठपुतलियों को जल्दी से नहीं गिराया, इसका कारण ये था कि वह इन कठपुतलियों की समानताओं और लड़ने की आदतों का अध्ययन कर रही थी। बार बार लड़ाई का विश्लेषण करने के बाद सुहानी इसके सार को समझने में सक्षम हो गई थी, इसलिए उसने चौथे व्यूह को तेजी से पार कर लिया। इस क्षण सुहानी की पतली आकृति हिली और तेजी से हवा में उड़ गई। बैंग! जहां सुहानी अभी खड़ी थी, वहां से एक स्पष्ट विस्फोट की आवाज आई। अगर वह तेजी से नहीं बचती तो अब वह बुरी तरह से कुचली जा चुकी होती या क्षत विक्षत हो गई होती। इस बार कठपुतलियों के प्रकट होने का तरीका बस अकल्पनीय था। वे अप्रत्याशित रूप से जमीन से बाहर निकल आईं, एक के बाद एक। अंत में वे अनगिनत थीं और एक दूसरे के करीब थीं। वहां 81 थीं। सुहानी ने एक गहरी सांस ली। 81, ये सच में अंतिम व्यूह होने के योग्य है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परगेटरी सिटी कुछ वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश देती थी। इसकी कठिनाई वास्तव में असाधारण थी। बाहर की तरफ बहुत से लोग फटी आंखों से सीधे घूरते रह गए। अरे बाप रे, 81, इतनी सारी कैसे हो सकती हैं? लिन बानली ने आश्चर्य से कहा। उसे याद था कि जब उसका मूल्यांकन हुआ था तो वहां 63 थीं। मेरी केवल 72 थीं। लुओ यचेन ने शांति से कहा। उसके भाव थोड़े उदास लग रहे थे। वह स्क्रीन में छोटी आकृति को देख रहा था, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। जिन लोगों का मूल्यांकन हो चुका था वे जानते थे कि अंतिम व्यूह में बाहर आने वाली कठपुतलियों की संख्या अलग अलग होती थी। यह कोई यादृच्छिक बात नहीं थी। बाहर आने वाली कठपुतलियों की संख्या की गणना उम्मीदवारों की व्यापक ताकत और प्रतिभा के अनुसार सावधानीपूर्वक की जाती थी। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति जितना अधिक प्रतिभाशाली होगा उतनी ही अधिक कठपुतलियां बाहर आएंगी, और 81 को पहले से ही बहुत अधिक माना जाता था। सिस्टम तंत्र के खराब होने की संभावना तो नहीं है ना? वह लड़की 81 कठपुतलियों को बाहर कैसे निकाल सकती है? लिन बानली ने अपनी आंखें मली। उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा कि या तो सिस्टम खराब हो गया था या दुनिया बहुत पागल हो गई थी। लुई को ये रहस्य नहीं पता था। उसने देखा कि 81 कठपुतलियां सुहानी के चारों ओर नज़दीकी से प्रकट हुई हैं। उसने उत्साह से ताली बजाई और कहा, देखते हैं इस बार तुम कहाँ भाग पाओगी। मुझे लगता है कि तुम अब मर चुकी हो। लिन बानली को पसीना आ गया और उसने चुपचाप लुई की ओर देखा, लेकिन अपने दिल में वह भी लुई की बात से सहमत था। हालांकि वह नहीं जानता था कि इतनी सारी कठपुतलियां क्यों बाहर आईं। लिन बानली ने भी यही सोचा कि सुहानी निश्चित रूप से इस स्तर को पार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर उस समय उसका सामना 81 कठपुतलियों से होता तो वह निश्चित रूप से विफल हो जाता। उसे लगता था कि सुहानी उससे कमज़ोर थी, इसलिए उसका मानना था कि सुहानी निश्चित रूप से विफल होगी। इस समय स्वर्गीय कठपुतली व्यूह में सुहानी पंजों के बल जमीन पर खड़ी थी। उसका शरीर बिजली की तरह तेज था और वह एक ड्रैगन की तरह शान से उन शक्तिशाली कठपुतलियों के बीच से गुजरी। ग्रेविटी स्पेस गुरुत्वाकर्षण स्थान का उपयोग किए बिना इनमें से प्रत्येक कठपुतली की ताकत उसकी वर्तमान साधना के बराबर थी। सुहानी को अभी भी इनसे निपटना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हालांकि इस क्षण सुहानी का अपने छिपे हुए पत्ते खोलने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अभी भी दूसरा और तीसरा स्तर बाकी था। जहां तक इस स्तर की बात है, बाहर के सभी लोगों ने सोचा होगा कि वह विफल हो जाएगी, है ना? उसके आत्मसमर्पण करने का इंतजार कर रहे होंगे। सुहानी ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। उसके 6 सफ़ेद दांत दिख रहे थे। मुस्कान आतिशबाजी की तरह भव्य थी। एक ही पल में बाहर के सभी लोग स्तब्ध रह गए।
इस क्षण ऐसा लगा मानो समय हमेशा के लिए रुक गया हो। एक मनमोहक मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखना क्या होता है। किसी शहर का पतन करने में सक्षम अतुलनीय सुंदरी और बेजोड़ किसे कहते हैं। ठीक जब हर कोई विस्मय से कांप रहा था, सुहानी आगे बढ़ी। केवल एक देवी की तरह उसकी कोमल आकृति को देखा जा सकता था, जो अनगिनत कठपुतलियों के हमलों के बीच हल्के से चल रही थी, एक सुंदर मुद्रा और शांत रूप के साथ, जैसे कि वह इन शातिर कठपुतलियों के साथ खेल रही हो। वास्तव में सुहानी सचमुच उनके साथ खेल रही थी। पहले 3 व्यूहों के दौरान, क्योंकि कठपुतलियों की संख्या कम थी, उसे अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिला था। कई परीक्षणों और अवलोकनों के बाद सुहानी को अंततः एक रहस्य मिल गया था। इन कठपुतलियों की कमजोरी माथे या आंखों में नहीं थी, बल्कि यह उनकी नाभि में थी। उनकी नाभियों को आग से डर लगता था। इसलिए जब सुहानी घूम रही थी और चकमा दे रही थी और फिर लक्ष्य तय कर रही थी, तो उसने अपनी तर्जनी में युन लुओ रेड लॉर्ड्स की आग को केंद्रित किया और फिर अचानक कठपुतली की नाभि में छेद कर दिया। क्या? लिन बानली ने उलझन में पूछा। उसका स्टोरेज स्पेस भंडारण स्थान कम से कम तुम्हारे वाले से तो बड़ा ही है। लुओ यचेन मुस्कुराया। 100 से अधिक कठपुतलियों को उसमें रखा गया था। यदि स्टोरेज स्पेस इतना बड़ा ना होता तो वह बहुत पहले ही उन्हें समाने में असमर्थ हो गया होता। लिन बानली की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे अचानक याद आया कि सिरीन ने एक बार अफसोस जताया था कि उसका स्टोरेज स्पेस बहुत छोटा है। ये सोचकर कि वह सिरीन का पसंदीदा उपहार उसे भेज सकता है, लिन बानली का मूड अच्छा हो गया। उसने लुओ यचेन के कंधे पर थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, भाई लुओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लुओ यचेन ने उलझन में लिन बानली को देखा। लिन बानली ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान और भी चमक उठी। लाइट स्क्रीन में सुहानी द्वारा कठपुतलियों का लगभग सफाया कर दिया गया था। आखिरी कठपुतली को अपने स्पेस में भेजने के बाद सुहानी ने उस धूल को झाड़ने के लिए अपने हाथ ताली बजाते हुए झटके जो वहां थी ही नहीं। 12 घंटे बाहर आ गई, बाहर आ गई। एक जीवंत पुकार के साथ सुहानी स्वर्गीय कठपुतली व्यू से बाहर आ गई। सुहानी को सही सलामत बाहर आते देख कई लोगों की मनस्थिति जटिल हो गई। सुहानी ने ऐसा व्यवहार किया मानो वहां कोई और मौजूद ही ना हो। वह सीधे ज़ियान की ओर चली और हल्के से मुस्कुराई। क्या तुम चिंतित थीं? नहीं, ज़ियान ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। वैसे जब हम खाली बैठे ऊब रहे थे तो हमने कुछ पॉइंट्स जीत लिए। अरे, ब्राइट मून हॉल की लड़की लू यी, तुम कहाँ जा रही हो? ज़ियान के वाक्य का दूसरा आधा हिस्सा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि लुई छुपकर भागना चाहती थी, इसलिए वह उसकी ओर लपकी, लुई का कॉलर पकड़ा और आक्रामकता से मांग की। 1000 पॉइंट्स। लुई का दिल अत्यधिक पछतावे से भर गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह अपने माथे पर थप्पड़ मार ले। उसने लगभग 1 साल तक 1000 पॉइंट्स बचाए थे। किसने सोचा होगा कि वह आज वे सारे हार जाएगी? उसने तुम्हारे साथ पॉइंट्स की शर्त लगाई थी। सुहानी ने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और धीरे धीरे लुई की ओर चली। वहां पर अभी भी एक मूर्ख खर्चीला व्यक्ति है, उसने 300 पॉइंट्स खो दिए। ज़ियान ने अपनी बाहें उठाईं और लिन बानली की ओर देखा। सुहानी मन ही मन खुश थी। वह चिंतित थी कि जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करने के बाद यदि ज़ियान और अन्य लोगों के पास पर्याप्त पॉइंट्स नहीं हुए तो क्या होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसे नींद आ रही होगी तो कोई उसे तकिया दे देगा, अर्थात ज़रूरत के समय बिल्कुल सही चीज़ मिल जाना। सच में उसे यही चाहिए था। इस समय लुई मुड़ी और उसने सुहानी को एक शातिर नज़र दी और 3 शब्द उगल दिए, तुमने बेईमानी की। किसी ने कुछ नहीं कहा। हर कोई अपने दिमाग में यही शब्द सोच रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत कौन करता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह पहले एल्ड की सज़ा से नहीं डरती? क्या उसे सिटी मास्टर के वापस आने के बाद हिसाब चुकता किए जाने का डर नहीं था? तुमने क्या कहा? सुहानी की भौहें तन गईं। उसने लुई की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। मैंने कहा, तुमने बेईमानी की। सिस्टम ने तुम्हें बेईमानी करने में मदद की, वरना तुम्हारा बाहर आना कैसे संभव हो सकता था? लुई का चेहरा लाल हो गया। उसने बहुत ही हठपूर्वक अपनी राय पर जोर दिया। सुहानी ने उपहास किया और कहा, तुम सच में बहुत साहसी हो। क्या तुम्हारे मास्टर को यह पता है? क्या तुम मेरे साथ पहले एल्डर से मिलने जाने की हिम्मत करोगी और यह बात उनके सामने कहोगी? लुई का चेहरा अचानक हरा पड़ गया, क्योंकि वह आश्वस्त नहीं थी और उसने हार मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने सुहानी पर कलंक लगाया। पहले एल्डर के सामने वास्तव में ये पूछने की हिम्मत कौन करेगा? क्या ये सीधे मौत को दावत देना नहीं था? लुई को निरुत्तर देखकर सुहानी ठंडेपन से मुस्कुराई, अपनी पकड़ ढीली की और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने एक पैर से उसके पेट पर कदम रखा, नीचे झुकी और अहंकारपूर्वक उस पर उपहास किया, कर्ज चुकाना सही और उचित है। क्या ब्राइट मून हॉल के सभी लोग तुम्हारे जैसे ही हैं? कर्ज लेते हैं, कर्ज चुकाने से मुकर जाते हैं और फिर भी लेनदार के चेहरे पर गंदा पानी उछालते हैं। इस दुनिया में न्याय हर जगह था। लुई की निंदा करने के लिए ये सुहानी का नैतिक उच्च आधार था।
लूही काले चेहरे के साथ आग उगलती हुई बेबस थी और केवल चुपचाप अपना दयनीय सिल्वर टोकन बाहर निकाल सकती थी। लूही और लोगों का उसका समूह दबंगई से आया था, लेकिन निराशा में वापस चला गया। इसने कुछ हद तक ब्राइट मून हॉल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। लिनबानली ने सुहानी को देखा, एक पल के लिए उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी गहरी पुतलियों में एक चालाक और गणनात्मक चमक कौंध गई। सुहानी ने अपने पीछे एक जलती हुई टकटकी महसूस की जिसने उसे असहज कर दिया, इसलिए उसने पीछे मुड़कर लिनबानली को भयंकर रूप से घूरा और वहां रुकने के बजाय विजयी लोगों के अपने समूह का नेतृत्व करते हुए वापस लौट गई। ब्लू क्लाउड पीक में लोगों का एक समूह एक घेरे में बैठा था। जियान ने सबसे पहले कहा, सुहानी, ये कितना मुश्किल था। क्या तुम्हें अगले स्तरों को लेकर भरोसा है? सुहानी ने तनाव मुक्त चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यह मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अंतिम 5वां व्यूह काफी मुश्किल था, लेकिन जब मुझे उसका पैटर्न तरीका समझ आ गया तो उन्हें तोड़ना आसान हो गया। इसके अलावा उसने अपने बैटल गॉड पपेट का पेट भी भर दिया था, जो सुहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। लेकिन अगले 2 स्तर बहुत अधिक कठिन होने वाले हैं। जियान ने अपनी जानकारी साझा की। दूसरा स्तर तियानमान पर्वत में है। तियानमान पर्वत। सुहानी ने एक अंगूर अपने मुंह में डाला और अपने होंठ सिकोड़े। सिद्धांत रूप में, यदि तुम पर्वत की तलहटी से लेकर पर्वत की चोटी तक जाती हो और 24 घंटे के भीतर तियानमान पर्वत की चोटी से रक्तलाल फूल प्राप्त कर लेती हो तो तुम पास हो जाओगी। क्योंकि रक्तलाल फूल केवल 24 घंटे के लिए ही खिलता है, उम्मीदवार के तियानमान पर्वत की तलहटी में पहला कदम रखने के समय से ही रक्तलाल फूल खिलना शुरू हो जाएगा। जियान ने इसे बहुत सावधानी से समझाया और सुहानी समझ गई। रक्तलाल फूल, ये दिलचस्प है। सुहानी ने हल्के से अपने होंठ उठाए। अगर तुम बीच हवा से तियानमान पर्वत को नीचे देखोगी तो पाओगी कि इसमें 9 मोड़ और 18 घुमाव हैं। अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये क्षैतिज रूप से लेटे हुए आकार की अनगिनत पर्वत श्रृंखलाओं से बना है। पहाड़ पर जाने के रास्ते में अनगिनत क्षैतिज रास्तों से होकर गुजरने वाला केवल एक ही आकार का रास्ता है। ये रास्ता सबसे खतरनाक भूभाग वाले 9 क्षेत्रों से होकर गुजरता है, यानी 9 ऐसे क्षेत्र जहां खूंखार जादुई जानवर घनी संख्या में रहते हैं। इसे तियानमान के 9 प्राकृतिक गढ़ पर्वत दर्रे के रूप में भी जाना जाता है। सुहानी ने अपनी ठुड्डी सहलाए और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह मुश्किल है। स्वाभाविक रूप से 24 घंटे में 9 पर्वत दर्रों से गुजरना बहुत मुश्किल है। जीनियस ट्रेनिंग कैंप के प्रत्येक मूल्यांकन में 80% उम्मीदवार तियानमान के इन्हीं 9 पर्वत दर्रों पर ही बाहर हो जाते हैं। तुम ही बताओ, यह मुश्किल है या नहीं? जियान गोल मेज के पास बैठी थी, उसके हाथ उसके गालों पर थे और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। किंग फैंग ने अचानक एक वाक्य जोड़ा, तियानमान पर्वत कमांडर रैंक में पदोन्नत हुए बिना इस पर्वत दर्रे को पार करना असंभव है। किंग फैंग ने सुहानी को देखा, उसकी काली आंखों में अभूतपूर्व गंभीरता थी। और भले ही कोई कमांडर रैंक में पदोन्नत हो गया हो, तब भी इसे पार करने की संभावना केवल 20% ही होती है। क्या इसके लिए कोई विशेष सीमा है? सुहानी ने उसकी बात सुनकर पूछा। सुहानी जानती थी कि यह पहला एल्डर ही होगा जिसने किंग फैंग को आकर उसे निर्देश देने के लिए कहा होगा। किंग फैंग ने सिर हिलाया। हाँ, तियानमान पर्वत में 9 पर्वत दर्रे हैं। पहले पर्वत दर्रे में प्रवेश द्वार खोलने के लिए ही कमांडर रैंक की जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है। क्या आपने पहले ऐसा किया है? सुहानी ने हल्की सी भौहें सिकोड़ीं। अगर ऐसी बात है तो पहले एल्डर ने उसे इतनी जल्दी मूल्यांकन देने की अनुमति नहीं दी होती। पहले। किंग फैंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ और कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोला, मूल्यांकन में भाग लेने वाले ज्यादातर लोग पहले से ही कमांडर रैंक में होते थे, इसलिए इस कदम को नज़रअंदाज किया जा सकता था। जो पहला व्यक्ति पर्वत दर्रे से टकराता है वह अपने आप प्रवेश द्वार खोल देता है। ऐसे में यदि पीछे 10वीं रैंक वाले लोग भी हों तो वे भी उसके खोले गए द्वार से अंदर प्रवेश कर सकते थे।